नमस्कार दोस्तों, ये अपनी एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की, ठीक है ना। कक्षा 10 की है। समकालीन विश्व एवं भारत, और अध्याय है ये मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। अभी ये लास्ट चरण चल रहा है अपना पाठ का। है यहाँ है अपन प्रिंट और गरीब जनता। ये पढ़ दिया है अपन ने, ठीक है ना। ये पढ़ दिया है, वैसे कुछ ज़्यादा नहीं किया था। है चल दोबारा से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाशन के नए रूप, छापेखाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी ज़िंदगी, अपने तजुर्बे, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने लगे। देखने की चाहत बलवती होती गई। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्य विधा इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। जल्द ही इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। अपने पाठकों को इसने अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता को बोध प्रदान किया। दूसरी तरह की साहित्य विधाएँ जैसे गीत, कहानियाँ, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए। अपने अलग अलग तेवरों उन्होंने इंसानी ज़िंदगी और अंतरंग भावनाओं और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिससे उनका स्वरूप तय होता था। पढ़ तो लिया, लेकिन जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट हो। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति वाकर ले रही थी। छापेखानों की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। काठ की तख्ती पर किसने? राजा रवि वर्मा। ये राजा रवि वर्मा है, कोई दिक्कत नहीं, उनका ही छापाखाना था भाई। राजा ऋतुध्वज द्वारा असुरों के चंगुल से राजकुमारी मदलसा को बचाया जाना। राजा रवि वर्मा का चित्र। राजा रवि वर्मा ने मिथकीय कहानियों को लेकर अनगिनत चित्र बनाए जो उनके अपने रवि वर्मा प्रेस में छपती थी। आई बात समझ में? ये राजा रवि वर्मा है, उनका चित्र है ये। और महिलाएं और मुद्रण, ठीक है। महिलाओं की ज़िंदगी, उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी। इसलिए मध्यम वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पढ़ाने लगे। और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की ज़रूरतों को बार बार रेखांकित किया। उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था और ज़रूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूल शिक्षा के लिए किया जा सकता था। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ऐसे आएगा, बताइए नारियों से संबंधित मुद्रण के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं? ए, बी, सी, डी, या फिर ए, बी या सी, डी, ऐसे आएगा। इसी तरह दकियानूसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएगी। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। हमें उत्तर भारत के दकियानूसी मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर पर भी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाज उसने वह जवान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में वही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने आमार, ये आ सकता है भाई, पहले भी देख लिया देखने को। तो बताइए आमार किसकी रचना है? रस सुंदरी देवी की, जो 1876 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्म कहानी थी। चूँकि सामाजिक सुधारों उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आम बीती के प्रति कौतूहल तो था ही। कैलाश बासिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक में महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बना कर रखी जाती है, कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती है, जिनकी सेवाएं वे करती है वहीं उन्हें कैसे धुतकारते हैं, जिनकी सेवा वे करती हैं वही उन्हें कैसे धुतकारते हैं। बात तो सही है भाई। आज जो महाराष्ट्र, वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई ने 1880 उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। सामाजिक बंधनों में बंधी औरत के लिए पढ़ने से के क्या मायने। इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा, बहुत सारे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबें पढ़ने से आई है। तमिल उपन्यास में
उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से हुई। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। इनमें औरतों को तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियों और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन परोसा। पंजाब में भी 20वीं सदी के आरंभ से ही लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य अपनी बेस्ट सेलिंग कृति राम चड्ढा ने औरतों को, ये पाठ और है भाई, जो कक्षा 12वीं की है उसमें पाठ और है। किताब का नाम क्या है हिंदी की बुक है, उसमें है पाठ है। आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य अपने बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। खालसा ट्रस्ट सोसाइटी खालसा पुस्तिका सभा ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी। अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में पेश किया गया। बंगाल के केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका वाटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। यहाँ पर आप धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण तो खरीद ही सकते थे, जो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था, वह भी उपलब्ध था। 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थी। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताब पढ़ने में सहूलियत हो गई। प्रिंट और गरीब जनता, ये पढ़ा था ना। अब यहाँ से शुरू करेंगे। प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे, जिससे किताबों की पहुँच निस्संदेह बढ़ी। वे पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे, यहाँ यदा कदा संपन्न गांवों में भी। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना। 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा। निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। ये आ चुका है भाई। गुलामगिरी किनकी रचना है? ज्योतिबा फूले, 1871। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में E.V. रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार कलम चलाई। 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तकों और निबंधों में लिखा जाने लगा। निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अम्बेडकर और महाराष्ट्र में भीमराव अम्बेडकर संबंधित थे महाराष्ट्र में, और मद्रास में E.V. रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं। पेरियार नदी और केरल में E.V. रामास्वामी नायकर ने जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। जब एक तो है ज्योतिबा फूले, है ना, ये किस शताब्दी से है? 19वीं सदी के अंत से। और 20वीं सदी के महाराष्ट्र में, ये 20वीं सदी से है, ठीक है ना। 19वीं सदी, सुन मेरी बात, 19वीं सदी से तो है ज्योतिबा फूले, गुलामगिरी 1871 निम्न जाति है। और 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अम्बेडकर और मद्रास में E.V. रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदायों ने
भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करती हुई नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे। जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे। गुटके कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था। उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मील मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छाप कर जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। काशी बाबा कानपुर के 1938 में 1935 से 55 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मील मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। एक तो नाम है कानपुर के मजदूर काशी बाबा और 1938 में उन्होंने छोटे और बड़े सवाल लिखे और छापकर जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935 से 55 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मील मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। उन्नीस सौ 35 से 55 के बीच जो कानपुर के तो थे काशी बाबा और 1935 से 55 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मील मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बेंगलोर के सूती मील मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए बेंगलोर के, जिसकी प्रेरणा तो उन्हें बम्बई के मील मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संक्षेप भी यथासंभव पहुँचे। लक्ष्मीकांत बेजबरुआ 1867 से 1938। वे आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आइर साधु दादी की कहानी उनकी उल्लेखनीय किताबों में से एक है। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपू नरदेश ओ मेरी प्यारी भूमि लिखा। ये आ सकता है भाई। ये बताइए दादी की कहानियाँ किसकी रचना है? यहाँ पर बूढ़ी आइर साधु किस में है? ये है असमिया साहित्य का। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ 1867 से 1938। बूढ़ी आइर साधु दादी की कहानियाँ ओ मोर अनुप्रदेश ओ मेरी प्यारी भूमि लिखा है ना। का संदेश भी यथासंभव पहुँचे। प्रिंट और प्रतिबंध इसको बाद में देखेंगे, इससे पहले कुछ रहा है उनको देख लेते हैं। चैत्र 19, 20 और 21 को गौर से देखें। समाज में हो रहे बदलावों को लेकर चित्रकार क्या कह रहा है? वे कौन से बदलाव हो रहे थे कि चित्रकार ने ऐसी प्रतिक्रिया दी? क्या आप चित्रकार के मत से सहमत हैं? ये वीणा बजाई जा रही है ना, और ये फूल का गुलदस्ता रखा हुआ है, देखते हैं ना। एक यूरोपीय दंपति है। 19वीं सदी का काष्ठ चित्र। इस तस्वीर में पारंपरिक भूमिकाओं का निरूपण है। साहब शराब की बोतल थामे और मेम साहब वायलिन बजा रही है। एक यूरोपीय दंपति 19वीं सदी का काष्ठ चित्र मतलब लकड़ी का चित्र है। इस तस्वीर में पारंपरिक भूमिकाओं का निरूपण है। साहब शराब की बोतल थामे है और मेम साहब वायलिन बजा रही है। लकड़ी का चित्र है।
ये बनाया है ना, उसका नाम लिखा हुआ है ये। और इसमें क्या है, एक भारतीय दंपति, सफ़ेद चाय काष्ठ चित्र। सफ़ेद चाय ये भी लकड़ी का ही है, काष्ठ चित्र। इसमें कलाकार का यह डर उजागर होता है कि पश्चिमी हमले से पारिवारिक व्यवस्था उलट पुलट गई है। मर्द बीणा बजा रहा है, औरत हुक्का खींच रही है। 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा की पहल के बाद पारंपरिक परिवार भूमिकाओं के छिन्न भिन्न हो जाने की आशंका तेज हो गई। दोबारा देख लो। एक भारतीय दंपति, सफ़ेद चाय काष्ठ चित्र। इसमें कलाकार का यह डर उजागर होता है कि पश्चिमी हमले से पारिवारिक व्यवस्था उलट पुलट गई है। मर्द वीणा बजा रहा है, औरत हुक्का खींच रही है। 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा की पहल के बाद पारिवारिक भूमिकाओं के छिन्न भिन्न हो जाने की आशंका तेज हो गई। 19वीं सदी में ये भी लकड़ी का ही है, ये नाम है नीचे बनाने वालों के। एक भारतीय दंपति, सफ़ेद चाय काष्ठ चित्र। और ये क्या है, ये भी कब का है, घोरकली, प्रलय काल, 19वीं सदी के अंत का रंगीन काष्ठ चित्र। पारिवारिक संबंधों के नष्ट भ्रष्ट होने की कल्पना। पत्नी, जैसा कि मुहावरे में कहा जाता है, पति के सिर पर सवार और वह खुद अपनी माँ को जंजीर बनाकर जानवरों की तरह रखता है। और थोड़ी कुछ जानी मानी शिक्षाविद और लेखिका बेगम रोकेया शेखावत हुसैन ने 1924 में बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए धर्म के नाम पर महिलाओं को पढ़ने से रोकने के लिए पुरुषों की निंदा की। नारी शिक्षा के विरोधी कहते हैं कि इससे महिलाएं उद्दंड हो जाएगी। बेगम रोकेया शेखावत हुसैन 1926 में बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए धर्म के नाम पर महिलाओं को पढ़ने से रोकने के लिए पुरुषों की निंदा की। नाम क्या है, बेगम रुकैया। कब की बात है, 1926 की। पूरा नाम है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। क्या लिखा, नारी शिक्षा के विरोधी कहते हैं कि इससे महिलाएं उद्दंड हो जाएगी। फिर वो लिख रही है, छी, ये खुद को मुसलमान बताते हैं और इस्लाम द्वारा औरतों की बराबरी की तालीम हमको देने के बुनियादी असूल के खिलाफ जाते हैं। अगर पुरुष पढ़ लिख कर नहीं भटकते तो महिलाएं क्यों बिगड़ जाएगी भला। और ये क्या है, वॉल्यूम 1 है, एल्बम है, इंडियन चारीवरी देखते हैं। ऑफिस नंबर 7, डेसलैंड्स, कलकत्ता। इंडियन सारीवरी का आवरण प्रश्न। सारीवारी है, सारीवारी। इंडियन सारीवारी 19वीं सदी के अंत में प्रकाशित होने वाले 19वीं सदी के अंत में प्रकाशित होने वाले व्यंग और विद्रक कैरिकेचर विधा के कई पत्रों में से एक था। कैरिकेचर। गौर करें कि साम्राज्यवादी अंग्रेज की छवि ठीक बीचों बीच है। सत्ता और प्रभुता की प्रतिमूर्ति बना वह देशी लोगों को वे क्या करें क्या नहीं इसकी हिदायत दे रहा है। उसके दोनों ओर बैठे देशी जन गुलामों की नत मुद्रा में है। भारतीयों को व्यंग चित्रों के अंग्रेजी पत्र देवपंच दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश मालिक कह रहा हो यही सही मॉडल है, जाओ जाकर इसके भारतीय संस्करण निकालो। दोबारा से, इंडियन सारीवारी 19वीं सदी के अंत में प्रकाशित होने वाले व्यंग और विद्रुप मतलब कैरिकेचर विधा के कई पन्नों में से एक था। गौर करें कि साम्राज्यवादी अंग्रेज की छवि ठीक बीचों बीच है। सत्ता और प्रभुता की प्रतिमूर्ति बना वह देशी लोगों को
वे क्या करें क्या नहीं इसकी हिदायत दे रहा है। उसके दोनों ओर बैठे देसी जन गुलामों की नत मुद्रा में है। भारतीयों को व्यंग्य चित्रों में अंग्रेजी पत्र द से दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश मालिक कह रहा हो यही सही मॉडल है, जाओ जाकर इसके भारतीय संस्करण निकालो। भारतीय संस्करण निकालो। कुत्ता भी बैठा है यहाँ। एल्बम छोटे छोटे चित्र हैं। इंडियन चारीवारी एल्बम, इंडियन चारीवारी का आवरण पृष्ठ, और ये तो देख लिया। लक्ष्मीनाथ बेजू बरवा कौन थे? वे आधुनिक असमिया साहित्य असम से संबंधित थे। असमिया साहित्य के वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आयर साधु दादी की कहानी उनकी उल्लेखनीय किताबों से। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अनुप्रदेश ओ मेरी प्यारी भूमि भी लिखा। प्रिंट और प्रतिबंध, ठीक है, इसको देखते हैं। प्रिंट और प्रतिबंध। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1797 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। 1797 से पहले मज़ेदार बात तो यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचना को लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक आज़ादी पर हमला न बोल दें। प्रिंट और प्रतिबंध दोबारा से देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 में औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। मज़ेदार बात तो यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रण करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मनामों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। एक मिनट। प्रिंट और प्रतिबंध। ईस्ट इंडिया कंपनी का तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। मज़ेदार बात तो यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक आज़ादी पर हमला न बोल दें। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रितानी कानून का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रशासन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के ऊपर संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल वेंटी प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। फिर उदारवादी और औपनिवेशिक अफसर थॉमस मैकाले ने पहले की आज़ादी को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को प्रिंट और प्रतिबंध
ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। मज़ेदार बात तो यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के उसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इसके व्यापारिक एक मिनट समझ में आनी चाहिए प्रिंट और प्रतिबंध। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था, है ना। 1798 से पहले मज़ेदार बात तो यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचना को लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एक अधिकार पर हमला नहीं बोल दें। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रितानी शासन को सब मनाने वाले अखबारों के प्रशासन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के ऊपर संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल प्रिंटिंग प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। 1835 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों ब्रिटेन उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रशासन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के ऊपर संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल प्रिंटिंग प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा गवर्नर जनरल प्रिंटिंग प्रेस करने के लिए राजी हो गया। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर थॉमस मैकाले ने पहले ही आज़ादी को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। 1857 विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। कुर्द अंग्रेजों ने देशी प्रेम का मुंह बंद करने की मांग की। कुर्द अंग्रेजों ने देशी प्रेम का मुंह बंद करने की मांग की। ज्यों ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद से समर्थन में मुखर होते गए त्यों त्यों औपनिवेशिक सरकार ने कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू कर दिया गया? 1878। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नज़र रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीन छीन ली जा सकती थी। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी। राष्ट्रवादी आलोचना तो खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ, ठीक है। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। 1907 में पंजाब के क्रांतिकारियों को नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया और जिसके परिणामस्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुए। केसरी किसकी रचना है? केसरी के अखबार का नाम क्या था? केसरी किसके अखबार का नाम था? बाल गंगाधर तिलक। 1907। और तो नहीं है भाई, ये पाठ हो गया है ना। व्यापक विरोध हुए। गांधी ने 1922 में कहा, गांधी ने वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी और सामूहिकता की आज़ादी भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने
और बनाने के इन 3 ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वराज खिलाफत की लड़ाई सबसे पहले तो इन संकटग्रस्त आज़ादियों की लड़ाई है। वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, सामूहिकता की आज़ादी। भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के इन 3 ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वराज खिलाफत की लड़ाई सबसे पहले तो इन संकटग्रस्त आज़ादियों की लड़ाई है। कुछ रहा है उसको देख लेते हैं। मुद्र शब्द की ताकत का अंदाज़ा अक्सर सरकार द्वारा उसको नियंत्रित करने की कोशिशों से मिलता है। औपनिवेशिक प्रशासन हमेशा तमाम किताबों और पत्र पत्रिकाओं पर नज़र रखता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा नियम के तहत 22 अखबारों को जमानत देनी पड़ी। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा नियम के तहत 22 अखबारों को जमानत देनी पड़ी थी। इनमें से 18 ने सरकारी आदेश मानने की जगह, आई बात समझ में, पहले विश्व युद्ध के दौरान 22 अखबारों को जमानत देनी पड़ी थी। इनमें से 18 ने सरकारी आदेश मानने की जगह खुद को बंद कर देना उचित समझा। रोलट का दिन कार्यरत षड्यंत्र समिति ने 1919 में विभिन्न अखबारों के खिलाफ जुर्माना आदि कार्रवाइयों को और सख्त बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पर भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया गया। जब देख, एक तो ये है, भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पर। और भारतीय रक्षा नियम के तहत कितने अखबारों को जमानत देनी पड़ी? 22। जब 22 में से 18 ने, हम सरकार के आदेश वादेश नहीं मानेंगे भाई, खुद को बंद ही कर लेंगे, ठीक है ना। पक्के और सच्चे क्रांतिकारी थे, सरकारी आदेश मानने की जगह खुद को बंद कर देना उचित समझा। भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया ताकि युद्ध संबंधी विषयों को सेंसर किया जा सके। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी तमाम रपटें इसी के तहत सेंसर होती थी। अगस्त 1942 में तकरीबन 90 अखबारों का दमन किया गया। अगस्त 1942 में कभी कभार वफादार अखबारों के संपादक खोजना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता था। जब 1877 में स्थापित अखबार स्टेट्समैन के संपादक पद के लिए सैंडर्स को बुलाया गया तो उसने पूछा कि आज़ादी खोने के बदले उसे कितने पैसे मिलेंगे। द फ्रेड ऑफ इंडिया ने सरकारी मदद लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि इससे उसे सरकारी आदेश मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आई बात समझ में? देखें, कभी कभार वफादार अखबारों के संपादक खोजना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता था। जब 1877 में स्थापित अखबार स्टेट्समैन के संपादक पद के लिए सैंडर्स को बुलाया गया तो उसने पूछा कि आज़ादी खोने के बदले, किसको बुलाया गया? सैंडर्स को। तो उसने पूछा कि आज़ादी खोने के बदले उससे कितने पैसे मिलेंगे। द फ्रेड ऑफ इंडिया ने सरकारी मदद लेने से इनकार कर दिया कि भाई हम सरकार की मदद नहीं लेंगे, और मना कर दिया, आदेश मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, इसलिए मना कर दिया। फिर है, ये पढ़ लिया अपन ने, लक्ष्मीनाथ बेजुबरुवा। गुलामगिरी, रामास्वामी नायकर संबंधित थे मद्रास से। प्रिंट और प्रतिबंध, कोई दिक्कत? फोटो कब का है? फोटो नहीं, लकड़ी का चित्र है, कास्ट चित्र। घोरकली,
आगे चलते हैं ना। वुड ब्लॉक प्रिंट तथा तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई। निम्नलिखित के कारण दें। ठीक है, मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था, उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था, उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी की मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी। 1295 के बाद आई है ना। एक तो ये है, कारण बताइए। मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था, मुद्रण, और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। कारण बताइए। रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी। कारण बताइए। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। छोटी टिप्पणी में इनके बारे में बताएं। गुटेनबर्ग प्रेस, छपी किताब को लेकर इरेस्मस के विचार, वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट। फिर 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रचार का इनके लिए क्या मतलब था। महिलाएं, गरीब जनता और सुधारक। 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे। यूरोप और भारत में एक उदाहरण लेकर समझाएं। 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। मुद्रण संस्कृति में भारत में राष्ट्रवाद के 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। अठारहवीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। भाई नए नए विचार मिलेंगे ना। कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे। यूरोप और भारत से एक एक उदाहरण लेकर समझाएं। सुलभता को लेकर उदाहरण अलग अलग है ना, यूरोप का और भारत का। 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। मुद्रण संस्कृति भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। पिछले 100 सालों में मुद्रण संस्कृति में हुए अन्य बदलावों का पता लगाइए। फिर इनके बारे में यह बताते हुए लिखें कि ये क्यों हुए, उनके कौन से नतीजे हुए। ठीक, ये पाठ था भाई। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने इंडिया साड़ीवाड़ी का आभरण पृष्ठ, महिलाएं और मुद्रण, प्रकाशन के नए रूप, अखबार क्यों, पूना के कृष्णाजी त्र्यंबक राणाडे मराठी का एक अखबार निकालना चाहते हैं। नए शब्द, उलमा, उलमा का मतलब है इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान। फतवा का मतलब है अनिश्चित या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान, सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस है। छपाई भारत आई, ऋग्वेद के कुछ पन्ने। मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियां, भारत का मुद्रण संसार। नई तकनीकी परिष्कार, यहाँ पर आविष्कार कहते हैं एक ही बात है ना। पेनी या एक्सेपेसिया मैगजीन का आमुख, जगह 19वीं सदी है ना। और गतिविधि, फिर नए शब्द, निरंकुशवाद, मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। आगे चलते हैं। दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। जेम्स लॉकिंगटन ने अपनी डायरी में यह लिखा। चेप बुक क्या है, गुटखा।
पंचांग। किताब का डर, मुद्रण और प्रतिरोध, जेबी सिले, लम्प्री मेरी छापाखाना 1739। 1739 का चित्र है, 1739 यानी 1750 राख ले। गाथा गीत क्या है? शराब घर। मुद्रण क्रांति उसका असर, नए शब्द, कंपोजिटर। कंपोजिटर, छपाई के लिए इबारत, कंपोज करने वाला व्यक्ति। धातु फ्रेम, जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी, कंपोजिटर। यूरोप की पहली छपी कथा, गुटेनबर्ग की बाइबल से कुछ पन्ने, कुल प्रति थी 180, उनमें से 50 ही बची है भाई। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, ये थे योहान गुटेनबर्ग का चित्र, 1584। चिकजी कोरिया, यूरोप में मुद्रण का आना। सुबह का नज़ारा, कितागावा ओतामारू की एक उकियो रचना। तिपिटका कोरियाना, डायमंड सूत्र का एक पन्ना, पंजाब की जापान की सबसे पुरानी 868 में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र, जिसमें पाठ के साथ साथ कार्ड पर खुदे चित्र हैं। कुशनेबीसी सुलेखन। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।